हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं राहुल अग्रवाल और आप सभी का स्वागत करता हूं सफल बैच फॉर सीयूईटी में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जो बेसिकली डोमेन पेपर होता है, उसमें जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट चूज बेसिकली स्टूडेंट्स करते हैं, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या पढ़ना है, और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में आएगा क्या। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं ना, 50 से 60% स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी से पहले सिलेबस नहीं देखते। सिलेबस देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, ये सजेस्ट करूंगा अपने साइड से कि हर दिन सिलेबस एक बार देखो। दिन की शुरुआत हुई, आप पढ़ने बैठे, आपके सामने आपकी स्टडी मटेरियल के साथ में सिलेबस की कॉपी भी होनी चाहिए। आपको एक बार 5 मिनट उस पर अपनी नजर गड़ानी है। आपको देखना है कि मुझे इस एग्जाम के लिए ये सारी चीजें पढ़नी है। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों, सीयूईटी में अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो मेजरली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूरी तरीके से आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, सो क्लास 12th की एनसीईआरटी पे बेसिकली आपका फोकस होगा। अगर हम सीयूईटी की बात करते हैं, 12th एनसीईआरटी, ठीक है, इंटायर 12th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की 2 बुक्स आपको दिखेंगी। ठीक है, 2 बुक्स आपको दिखेंगी, पॉलिटिकल साइंस 1, पॉलिटिकल साइंस 2। ये दोनों किताबें पढ़ ली आपने अच्छे से, आपका सीयूईटी का पॉलिटिकल साइंस का काम खत्म। आपको बाहर से कुछ नहीं पढ़ना, बाहर से कुछ पढ़ना ही नहीं है। ये दोनों किताबें पढ़ लो, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चंस भर भर के प्रैक्टिस कर लो, बेसिकली हो गई तैयारी। आप सोच रहे होंगे कि सर क्या इतना आसान है? इज दैट सो इजी जितना आप बोल रहे हो? इजी तो कुछ नहीं होता। ठीक है, कल मेरे पास मैसेज आया कि सर क्या मैं 5 दिन में पॉलिटिकल साइंस कवर कर सकता हूं, क्या आप करा दोगे? मैंने बोला भाई तू कर लेगा, मैं करा दूंगा। कौन सी ऐसी चीज है जो हो नहीं सकती अगर आप करना चाहो तो चाहे 5 दिन। देखो, ये एक कहावत है ना कि अगर आपको मैं बोलूं किसी चीज को 6 घंटे में करना है तो आप 6 घंटे में करोगे। वही अगर मैं आपको ये कहूं कि 2 घंटे में करना है तो आप 2 घंटे में भी कर लोगे। ठीक है, माइंड सेट, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपका माइंडसेट अगर सही है, माइंडसेट आपका राइट डायरेक्शन में है, देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट अचीव। सब कुछ अचीवेबल है। ठीक है, तो यहां पे ये चीज ध्यान में रख लो कि एंटायर 12वीं की जो एनसीईआरटी है, ये आपको पढ़नी है सीयूईटी की सिलेबस के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए। ठीक है, अलग से 5-5, 10-10 इतनी मोटी मोटी मतलब फेमस ऑथर्स की पब्लिकेशंस की बुक लाके इकट्ठा करके कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है उसकी। ठीक है, अच्छे से ये पढ़ लोगे ना, प्रैक्टिस कर लोगे, काम हो जाएगा। 200 नंबर का पेपर होता है, आपको पता है? ठीक है, सो 200 नंबर का पेपर होता है। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 50, जिसमें 40 आपको करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। ठीक है, सो 40 out of 50 that you have to attempt compulsorily and each question carries 5 marks. माइनस मार्किंग भी होती है, -1 मार्क नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो ये चीज छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं, क्योंकि हमारा ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सही करूंगा तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे, गलत हो गया तो मेरे कितने नंबर कट जाएंगे,
है ना। और अगर मैंने अटेम्प्ट नहीं किया तो क्या होगा, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो जीरो, कोई दिक्कत नहीं, अनअटेम्प्टेड जीरो, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। सो बेसिकली पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। नाउ पार्ट 1 इज कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसमें आपके टोटल 9 चैप्टर हैं और ये आपके सामने बुक का भी मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूं, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ये है भाइयों बहनों दोस्तों बच्चों, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स कक्षा 12वीं क्लास 12th की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस जो आपको पढ़नी है सीयूईटी के लिए, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, सीयूईटी के लिए आपको ये पढ़ना है। क्लास 12th एनसीईआरटी पार्ट 1 कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 इज पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस 2 पार्ट 2 इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। भारत में आजादी के बाद की राजनीति, आजादी के पहले क्या हुआ पढ़ लेते हैं, 1947 तक सब पढ़ लेते हैं। आजादी मिल गई, उसके पहले अगस्त ऑफर हुआ, कैबिनेट मिशन आया, बहुत सारी चीजें हुई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ लेते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। देन ये सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं। नहीं पढ़ते तो क्या, 1947 के बाद जब सबसे बड़ा चैलेंज आया, भाई ये सोचो आप कि देश आजाद हो गया, भारत आजाद हो गया, क्या उसके बाद सब कुछ बहुत ही बेहतरीन हो गया? क्या मतलब चिड़िया चहचहाने लग गई? क्या भारत सोने की चिड़िया बन गया? क्या आजादी मात्र से हमारी सारी तकलीफें, दिक्कतें, टेंशंस, हेडेक्स खत्म हो गए? नहीं हुए। असल कहानी शुरू हुई आजादी के बाद, असल चैलेंज शुरू हुआ आजादी के बाद। तो इसी में आप देख सकते हो पहला चैप्टर जो है, ठीक है, जो पहला चैप्टर जैसा कि आप यहां पे देख पाएंगे, दैट इज द चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र निर्माण में क्या क्या चैलेंजेस आए, भाई मैंने पहले भी बताया है, अपने लिए एक घर ढूंढना हो ना, वो इतनी बड़ी दिक्कत की काम, मतलब इतनी बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो सोचो देश के जो निर्माता थे, बेसिकली जो राजनेता थे, जिन्होंने सरकार बनाई, सरकार चलाई, उनके सामने कितना बड़ा चैलेंज था 1947 के बाद देश को, भारत को बनाने का। भारत की इलिटरेसी, पोवर्टी और जो भी समस्या थी, सारी चीजों को देखते हुए, पार्टीशन को देखते हुए देश को आगे ले जाने का कितना बड़ा चैलेंज था। तो यह है आपका चैप्टर 1 जो आप पढ़ोगे सीयूईटी के लिए। देन उसके बाद दोस्तों एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है। नाउ डिटेल में तो हम करेंगे ही, है ना, डिटेल में हम करेंगे ही। आपको एक चीज बताता हूं, भारत में आजादी के समय पॉलिटिकल पार्टीज तो छोटी छोटी थी, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, लेकिन सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी थी वो थी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने आजादी में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और क्योंकि वो पार्टी, अब यार देखो बात वही होती है ना, मैंने आजाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई है, तो आजादी के बाद सरकार भी मुझे चलाने दो, सरकार भी तो मैं ही चलाऊंगा। उस समय स्ट्रगल मैंने किया, तो उसके जब फल खाने का मौका आएगा तो भी तो मैं ही खाऊंगा। तो कांग्रेस पार्टी ने 1885 में पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, है ना, अच्छा खासा स्ट्रगल देखा कांग्रेस पार्टी ने आजादी के पहले। तो जब आजादी मिली, कांग्रेस पार्टी का ही भारत में डोमिनेंस रहा और कई सालों तक देश में कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री था, कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री। चाहे आप देख लो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी,
भारत में आपको कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री मिलेंगे। देश का पहला नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, 75 के बाद बने थे। देश आजाद 47 में हुआ था, 75 के बाद वो प्रधानमंत्री बने। सोच लो क्या डोमिनेंस था। आज देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, 2014 से 2022-23 आने को हो गया, 9 साल है ना। हम देख रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार का एक दबदबा है, एक डोमिनेंस है, लेकिन उसको तो 10 ही साल हुए हैं। अब आप सोचो उस समय कांग्रेस का क्या दबदबा रहा होगा, जिसने 25 से 30 साल लगातार सरकार चलाई। तो इसीलिए ये जो चैप्टर है ना, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ये यहां पे समझने की कोशिश होगी। देन उसके बाद पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। तो दोस्तों आज हमारे देश में जो मेजर थिंक टैंक है उसका नाम है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में शुरू किया था। उसके पहले हुआ करता था प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो था वो कांग्रेस सरकार लेके आई थी। आजादी के बाद जब सरकार बनी तो वो प्लानिंग कमीशन लेके आई थी। उस समय देश में 5 ईयर प्लान्स चलते थे, पंचवर्षीय योजना जो हम कहते हैं ना, 5 इयर्स प्लान, फर्स्ट 5 इयर्स प्लान, सेकेंड 5 इयर्स प्लान, थर्ड 5 इयर्स प्लान। तो इस तरीके से प्लानिंग होती थी। अब नीति आयोग है तो अब वो सारे प्लान्स बंद करके डब्बे में डाल दिए हैं मोदी जी ने। ठीक है, तो पहले ये होता था। तो चैप्टर 3 में आप पढ़ोगे पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। ठीक है, कि भाई उस समय कांग्रेस ने जो ये प्लानिंग वाली नीति अपनाई थी किस तरीके से वर्कआउट कर रही थी, अलग अलग प्लान्स के क्या क्या फीचर्स थे। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि भाई साहब बताओ थर्ड 5 ईयर प्लान का इनमें से क्या फीचर था, फोर्थ 5 ईयर प्लान का इनमें से क्या फीचर नहीं था। इस तरीके से चीजें होंगी। देन उसके बाद इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस। ठीक है, तो भाई अब देश की आंतरिक समस्या, इंटरनल इश्यूज वो तो चल ही रहे हैं, वो तो चलेंगे ही हमेशा, बट साथ में एक्सटर्नल रिलेशंस भी, तो बाकी देशों के साथ भारत के जो संबंध हैं वो सारी चीजें भी तो पढ़ने को हैं। तो वो चैप्टर 4 होगा। देन उसके बाद चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद 6वां चैप्टर आप देखोगे द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। तो बेसिकली क्या था ना, 1975 में देश में इमरजेंसी लागू हुई थी जिसे हम आपातकाल कहते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी और उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई थी, जिसको आज तक जो एक्सपर्ट्स हैं और खास करके जो कांग्रेस के ऑपोजिट पार्टीज हैं जैसे कि बीजेपी और बाकी पार्टीज, वो आज तक उस इमरजेंसी को क्रिटिसाइज करती हैं कि इंदिरा गांधी ने उस समय गलत किया था और उस समय की जनता ने भी उसको क्रिटिसाइज किया था। यही वजह थी कि इमरजेंसी के बाद देश में पहली नॉन कांग्रेस सरकार आई थी, क्योंकि देश की जनता का मूड कांग्रेस के खिलाफ हो गया था। ठीक है, तो वो जो दौर था जिसमें कांग्रेस स्ट्रगल कर रही थी कहीं ना कहीं। ठीक है, और साथ में देश में तो कांग्रेस का प्रधानमंत्री था ही, लेकिन बहुत सारे राज्यों में भी कांग्रेस के सीएम थे। धीरे धीरे वो कहानी भी खत्म होने लग गई और राज्यों में रीजनल पार्टीज का राइज होने लग गया। जैसे कि आप देख लो जयललिता, करुणानिधि। ठीक है, तो इस तरीके के नेताओं का उदय हुआ। कांग्रेस राज्यों में भी बैकफुट में गई। तो वो जो दौर था ना, जब चैलेंज दिखाई दिया कांग्रेस सिस्टम को भी, ठीक है, वो, और उस समय भारत की डेमोक्रेसी का भी एक चैलेंज था, क्योंकि इमरजेंसी जो लगाई गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी आपको देखना है। आर्टिकल 352 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, 356
प्रेसिडेंट रूल की बात करता है और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। तो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी देश में लग गई। लोगों ने पूछा ऐसा क्या हो गया कि इमरजेंसी लानी पड़ गई आपको? क्या जरूरत थी? कोई नीड थी? क्या देश में ऐसा कोई माहौल मच गया था कि इमरजेंसी लानी पड़ गई? तो वो जो चैलेंजेस थे ना हमारी जो डेमोक्रेसी के सामने थे, वो सारी चीजें जो हैं आप पढ़ोगे चैप्टर 5 चैप्टर 6 जब हम डिस्कस करेंगे उस समय। देन उसके बाद एक और चीज जो यहां पे पढ़ने वाली रहेगी वो ये रहेगी कि देखिए आप सब बच्चे नहीं हैं, आप सभी ने हल्की फुल्की ही सही देश की राजनीति देख ली है, ठीक है। देश में आपने देखा होगा बहुत बार जो सेंटर में गवर्नमेंट होती है ना, वो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इंपोज करने की कोशिश करती है ताकि वो अपनी मर्जी चला सके, अपना डोमिनेंस चला सके, ठीक है। जब ऐसा होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि ऐसा दिखाया जाए कि हमने राष्ट्रपति रूल वैलिड रीजन से लगाया है, अंदर ही अंदर हम अपनी मर्जी करेंगे, अंदर ही अंदर हम चाय नाश्ता सब करेंगे, मजे करेंगे, ऐश करेंगे, लेकिन दिखाएंगे ऐसा कि राष्ट्रपति शासन लाने की जरूरत पड़ गई थी। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज, जब गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल का, आर्टिकल का, प्रोविजन का मिसयूज करने लगे तो ऑटोमेटिक सिस्टम चरमरा जाता है और चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। तो उस समय यह देखा जाएगा कि कैसे एक ऐसा दौर आया था जब बार बार कांग्रेस सरकार बार बार राष्ट्रपति शासन अलग अलग राज्यों में लगा रही थी ताकि उसका डोमिनेंस बरकरार रह सके। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे जब हम चैलेंजेस पढ़ेंगे। तो आप देख लो स्टार्टिंग से अभी तक चैप्टर 6 तक हम जब पहुंचे क्या कहानी चल रही है। भारत आजाद हो गया, भारत आजाद हो गया तो कैसे हमें हमारा राष्ट्र निर्माण करना है, नेशन बिल्डिंग करना है, उसके लिए क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे। फिर कैसे कांग्रेस पार्टी जो है बहुत सालों तक देश में राज कर रही थी तो उसका डोमिनेंस क्या था, है ना। कैसे फिर वो हटी, क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या उनका डेवलपमेंट का प्रोसेस था। तो ये सारी चीजें आजादी के बाद की पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं जो आपको पढ़ना है। इसीलिए बुक का नाम भी वही है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। एकदम ध्यान से एक एक बात सुनना, एक एक बात सुनना, सब समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है। देन उसके बाद आप देखोगे चैप्टर 7, चैप्टर 7 है राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, पॉपुलर मूवमेंट्स, ठीक है। तो भाई अब हर देश में होता है ये, कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पे विद्रोह ना हो, मूवमेंट्स ना हो, अलग अलग कारणों की वजह से। कई बार होता है कि भाई जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो आजादी के बाद लिंग्विस्टिक बेसिस पे राज्यों को डिवाइड करने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स आए। लोगों का कहना था कि भाई आंध्रा स्पीकिंग जो है वो आंध्र प्रदेश में रहेंगे, बेसिकली तेलुगु तमिल, ठीक है, तमिल स्पीकिंग अलग, तेलुगु स्पीकिंग आंध्रा। तो इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं डिवीजन की बात हुई। गुजराती स्पीकिंग गुजरात, मराठी स्पीकिंग महाराष्ट्र, पहले तो एक ही राज्य हुआ करता था बॉम्बे स्टेट, वो डिवाइड हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात बना। तो ऐसे अलग अलग मूवमेंट्स थे, अलग अलग चीजें थी जो हम यहां पढ़ेंगे। देन रीजनल एस्पिरेशंस तो होंगी ही, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है। भारत में आज भी, अभी मैं नोएडा में अगर बात करता हूं, दिल्ली में बात करता हूं, आज भी आप 15-15 किलोमीटर में देखोगे कल्चर बदल जाता है। 15-15 किलोमीटर में इफ यू विल सी फूड हैबिट्स विल चेंज। 15-15 किलोमीटर में भाषाएं बदल जाती हैं, सब कुछ। भारत इतना बड़ा एक डाइवर्स कंट्री है, तो रीजनल एस्पिरेशंस तो होंगी ही, है ना भाई। आप इतने बड़े देश को एक कर लो, फिर भी कहीं ना कहीं समझ जाओ रीजनल एस्पिरेशंस होंगी, ठीक है। देन चैप्टर 9 रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो बेसिकली ये एक तरीके का वो है कंक्लूजन,
दूध भात कि चलो भाई इतना सब पढ़ लिया तो अभी क्या हुआ, एक कंक्लूड करके बुक को खत्म करके बंद करके सो जाओ। ये है चैप्टर 9। इससे ज्यादा आसान भाषा में नहीं बता सकता मैं। ठीक है, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। पार्ट 2 जो था, लाइन बाय लाइन बढ़िया से पढ़ोगे ना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, ऐसा लगेगा कि बस मजा ही आ गया, खत्म, डन, सीयूईटी पॉलिटिकल साइंस ओवर। ठीक है, नाउ जो कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, अब इंडिया की तो बात हो गई आजादी के बाद। खुद सोचो एक बार कि 47 के बाद आजाद हुआ भारत, 1945 ये एक ऐसा टाइम था जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, 39 से चल रहा था, मारकाट, डिस्ट्रक्शन, खून खराबा, 45 में जाके खत्म हुआ। तो 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद वर्ल्ड में भी तो चेंजेस आए, वर्ल्ड में भी तो बहुत सारी चीजें हुई। तो वो सारी चीजें आप पढ़ोगे कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जिसमें शुरू होता है द कोल्ड वॉर एरा, कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा विश्व अमेरिका और रशिया के बीच डिवाइड होके रह गया था, या तो रशिया के दोस्त या तो अमेरिका के दोस्त, पूरा विश्व ऐसा ही हो गया था। तो वो क्या दौर था, ठीक है। देन उसके बाद द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो ये जो बाइपोलर सिस्टम था, बाइपोलर यानी कि बाई मतलब दो, ठीक है, पोलर एक पोल अमेरिका, एक पोल रशिया। तो भाई साहब ये खत्म भी तो हुआ। तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में आप पढ़ोगे देन यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। तो इससे आपको पता चलेगा आगे जाके कि भाई सिर्फ अमेरिका और रशिया ही नहीं थे वर्ल्ड में जो शक्तियां थी, और भी शक्तियां थी, और भी अल्टरनेटिव सेंटर्स थे वर्ल्ड में पावर के। कंटेम्पररी साउथ एशिया, साउथ एशिया पढ़ना बहुत जरूरी है। और साउथ एशिया में जब हम बात करेंगे तो हमें बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि शार्क, जिसका फुल फॉर्म ही है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, शार्क, ठीक है। और शार्क न्यूज में इसलिए भी रहता है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान दोनों इसका हिस्सा हैं। एंड देन देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका हिस्सा इंडिया पाकिस्तान दोनों है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का अपना एक अलग चैप्टर है ही है, सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज और ग्लोबलाइजेशन। तो मोटा मोटी अप्रोक्सीमेटली ये है आपका पॉलिटिकल साइंस का CUET का सिलेबस दोस्तों, ठीक है। मैं हूं राहुल अग्रवाल, ये है सफल बैच। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स वाला में CUET की बहुत आसान तैयारी कराने की। तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी आने वाले सेशंस में, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा अगर आप सारे लेक्चर्स अच्छे से फॉलो करते हो, प्रैक्टिस करते हो और चीजों को समझने की कोशिश करने के बाद अपने डाउट्स भी पूछते हो। डाउट्स नहीं पूछोगे तो यार मजा नहीं आएगा, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। डाउट्स पूछो, ठीक है। डाउट्स पूछोगे तभी मुझे लगेगा कि आप भी इन्वॉल्व्ड हो मेरे साथ। मैं अकेला यहां पे आके माइक में नहीं चिल्ला रहा, आप भी मेरे साथ उतना ही ज्यादा इन्वॉल्व्ड हो, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये जो सेशन है बड़े बड़े थैंक यू के साथ करूंगा मैं समाप्त, ठीक है। तो मिलूंगा आप सभी से बहुत जल्द कुछ और इंपॉर्टेंट सेशंस के साथ, जहां हम तैयारी शुरू करेंगे पॉलिटिकल साइंस की बहुत अच्छे से। धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय।